हेलो दोस्तों, मैं रवीश आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रैकर पे आपका स्वागत करते हैं। आज की हिस्ट्री क्लास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय के संबंध में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण के साथ साथ ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला भी टॉपिक है, तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि क्लास में ही आपको निमोनिक विधि या कोरिलेट करके चीज़ों को याद करा दिया जाए ताकि बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता ना हो। जब आप किसी चीज़ को फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं तो उसे मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी होती है। तो मैंने काफ़ी फ्लो चार्ट और डायग्राम का प्रयोग किया है, इसलिए आपको समझने में भी और याद रखने में भी आसानी होगी। तो चलिए मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये मैंने बनाया क्या है। इसमें देखिए, ये है माइंड मैप। ये मतलब पूरे टॉपिक का ये संक्षिप्त परिचय है या सार कह सकते हैं इसे। ये रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होती है इसे। देख लीजिए। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गवर्नर, देखिए अब पहले तो गवर्नर बंगाल के थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब गवर्नर जनरल बने तो बंगाल के साथ साथ जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे कोलकाता प्रेसिडेंसी में, उसे भारत का भी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो सबसे पहले हम गवर्नर पर चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन आया? लॉर्ड क्लाइव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉर्ड क्लाइव पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में एक कलर के रूप में बनकर आया था। पहले 3 प्रेसिडेंसी शासन होता था, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आया था। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर हुआ। उसके बाद हालवेल, फिर वेंसीटार्ड, फिर विरलस्ट, फिर कर्टियर, फिर वारेन हेस्टिंग देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ। उसके बाद कौन आया? वारेन हेस्टिंग। देखिए वारेन हेस्टिंग अब 1773 का चार्टर एक्ट आ गया, तो उस चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे भारत का भी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर उसके बाद कौन आया? मैकफर्सन, फिर कॉर्नवालिस, फिर सर जॉन शोर, फिर वेलेजली, फिर सर जॉन बार्लो, फिर मिंटो प्रथम, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, फिर लॉर्ड एमहेस्ट, फिर विलियम बेटिंग, फिर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड आयरलैंड, एलन बरो, हार्डिंग द्वितीय, फिर डलहौजी। देखिए डलहौजी के बाद कौन आया? लॉर्ड कैनिंग आया। अब कैनिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अब इसी के साथ ये बंगाल का प्रथम वायसराय या भारत का प्रथम वायसराय कहा जाने लगा। अब देखिए इस समय क्या हुआ कि ये कंपनी का शासन था अभी तक, यहाँ तक। अब यहाँ 1857 की क्रांति हो गई, तो इसकी सूचना जब वहाँ इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया के पास गई तो उन्होंने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। और जब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया तो उसी के अधीन सब बनाए हुए ये सृजित किए हुए पद थे, गवर्नर जनरल वगैरह, तो ये पद भी सब समाप्त हो गए। तो अब वायसराय कहा जाने लगा। तो उसके बाद फिर कौन आए? एल्गिन प्रथम, फिर सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, नॉर्थ ब्रूक, लिटन, रिपन, डफरिन, लेंसडाउन, एल्गिन द्वितीय, कर्जन, मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, विलिंगटन, लिनलिथगो, वेवेल, माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी क्या थे? भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ये क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन ये भारतीय प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखिए इसकी आगे क्या है? देखिए इसमें हम इस फ्लो चार्ट में बंगाल के गवर्नर को बनाए।
तो देखिए सबसे पहले क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस लिए हुई थी? व्यापार के लिए हुई थी। जब इसने पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए स्थापित हुई और जब उसी के क्रम में जब भारत में आई तो भारत में उस समय दिल्ली में कौन था? मुगल बादशाह जहांगीर। उससे अनुमति लेकर व्यापार प्रारंभ किए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे लाभ बढ़ता गया महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं, तो उन्होंने क्या सोचा, व्यापार के साथ साथ कुछ प्रशासनिक कार्य में दखलंदाजी की जाए। तो उसने भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लंबा कार्य हुआ। कह सकते हैं कि युद्ध भी हुआ और बहुत अच्छे भी कार्य हुए, खराब भी कार्य हुए। तो उसी क्रम में देखिए पहला है रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे जो एक संक्षिप्त था विवरण, अब यहाँ हम विस्तृत अध्ययन इसका करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव देखिए यहाँ पे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ कुछ घटनाएं हैं, उसे हम यहीं पे आपको याद करा देते हैं। इसके बाद फिर और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे इधर। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया? हालवेल। देखिए हालवेल के समय कौन सी घटना हुई? ब्लैक होल घटना, हाल होल, ऐसे को रिलेट करके याद रख सकते हैं हम। फिर देखिए दूसरा है वेंसी टार्ट। वेंसी टार्ट के समय कौन सी घटना हुई? बक्सर युद्ध। अब वेंसी बक्सर। इसके बाद कौन आया? वेरेलस्ट आया। वेरेलस्ट के समय में क्या हुआ? द्वैध शासन के समय यह बंगाल का गवर्नर था। इसके बाद कौन आया? कर्टियर। देखिए कर्टियर में टीयर आ रहा है और अकाल के समय किसानों के टीयर बाहर निकलते हैं, मतलब आंसू रुला देता है। तो जब किसान होते हैं तो भाई खाना पीना लोगों को मिलेगा नहीं, तो इसलिए सबको रोना पड़ता है। इसके बाद फिर वारेन हेस्टिंग, यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, क्योंकि जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था तो उसी के तहत अब देखिए आगे हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए रॉबर्ट क्लाइव, यह प्रारंभ से इसकी रुचि खेल में थी, लेकिन ये फर्स्ट बार जब क्लर्क मद्रास प्रेसिडेंसी में बनकर आया तो उस समय क्या हुआ था कि मद्रास में फ्रांसीसी भी बैठे थे। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास पर जब अधिकार किया तो 20 मील भाग कर गया। 20 मील अर्थात एक मील में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, तो 20 में 60 किलोमीटर ये भाग कर गया सुरक्षित स्थान पर। इसलिए इसकी प्रतिभा को देखकर अंग्रेज अधिकारियों ने इसे सेनापति बना दिया मद्रास प्रेसिडेंसी में। अब देखिए इसकी 2 समयावधि है, एक तो 1757 से 1760, फिर दूसरा है 1764 से 67। इस समयावधि में ही इसने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस समयावधि को हम आसानी से समझने के लिए 2 भागों में बांटते हैं, एक राजनीतिक और दूसरा प्रशासनिक। राजनीतिक में क्या हुआ कि भारतीय राज्य आपस में सब लड़ रहे थे, तो उसी का इसने लाभ उठाया। और दूसरा है प्रशासनिक में इसने क्या किया, जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें सफलता के बाद इसने क्या किया, कंपनी कर्मचारियों ने उसमें खूब धन लूटा था, उपहार या निजी व्यापार के माध्यम से। तो इसलिए अब निजी व्यापार क्या हुआ कि जैसे उस समय दस्तक था ना, तो उसका दुरुपयोग ज़्यादा होने लगा था। तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने इन सब को समाप्त करके आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया, अर्थात एक निश्चित राजस्व, जिससे काफ़ी आसानी हुई। इसे हम असैन्य सुधार भी कह सकते हैं। अब देखिए द्वैध शासन का अर्थात है शासन का केंद्र 2 हाथ में होना। लेकिन द्वैध शासन से पहले थोड़ा मुगल काल के शासन पर प्रकाश डालेंगे तो चीज़ों को आसानी समझने में देखिए मुगल काल में शासन एकात्मक, मतलब राजा ही था वहाँ का। तो उस समय 2 कार्य होते थे, एक दीवानी का, दूसरा निजामत का। दीवानी का काम क्या होता था? राजस्व वसूल। ऐसे
याद रख सकते हैं। देखिए, दीवानी का अर्थ है राजस्व मतलब पैसा। अब दीवान जो खरीदा जाता है पैसे से, ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। निजामत फजामत प्रशासन, अब इन दोनों व्यवस्थाओं का नियंत्रण नवाब के ही हाथ में होता था, तो इसलिए मतभेद कम होता था। जब नियंत्रण दो हाथ में होता है तो कन्फ्यूजन वहाँ क्रिएट होता है। देखिए, द्वैत शासन। अब इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको अलग कर दिया, एक दीवानी वाले कार्य को, एक निजामत वाले कार्य को। दीवानी वाला क्या है, वही धन वसूली राजस्व संग्रह था, और ये क्या हुआ कि उत्तरदायित्व तो इसमें कोई नहीं था अंग्रेजों का। और निजामत का कार्य प्रशासन का जो नवाब के हाथ में था, इसमें पूरा उत्तरदायित्व वाला था। अर्थात जब लोगों को कोई भी समस्या होती थी, चाहे रोड की समस्या हो, जल की समस्या हो, किसी भी प्रकार की, तो नवाब के पास जाते थे। और नवाब के पास जाते थे तो अब नवाब के पास पैसा तो यहीं से आता था। पैसा होगा तभी तो PWD वाले कार्य होंगे, लोक प्रशासन वाले, और जनता की जो भी कार्य हैं। लेकिन ये लोग पैसा नहीं दे, इसलिए अव्यवस्था उत्पन्न होती चली गई। अगला इसका महत्वपूर्ण कार्य है बंगाल सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता इसने बंद कर दिया। यह केवल उन्हीं सैनिकों को मिलता था जो बंगाल बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। इसलिए इलाहाबाद और मुंगेर के श्वेत अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि अंग्रेज श्वेत ही थे, तो इसलिए इसे श्वेत विद्रोह कहा गया। अब देखिए, दोहरा भत्ता क्या होता था। कंपनी के अधीन सैनिकों को जब भारत से बाहर किसी अभियान पर भेजा जाता था तो वेतन के अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था उन्हें। जैसे अभी क्या होता है कि जब सैनिक किसी विशेष अभियान में जाते हैं तो उन्हें, या कोई भी कर्मचारी जब विशेष नियुक्ति होती है विशेष किसी कार्य के लिए, तो उसे अतिरिक्त कुछ न कुछ दिया जाता है। अब अगला है, अब देखिए इसने, क्योंकि पहला ये गवर्नर था, इसने काफ़ी कार्य किया, तो इसलिए इस संबंध में कुछ कथन भी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे बर्फ ने क्या कहा, इसे बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला। फिर पर्सिवल स्पीयर ने क्या किया, क्या कहा, भविष्य का अग्रदूत। फिर इसने बाद में क्या हुआ कि ये इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली। अब देखिए, ये है फ्लोचार्ट के माध्यम से यहाँ पे हम बंगाल के गवर्नर जनरल को दर्शाए हैं, ताकि चीज़ों को देखिए, जब कुछ अट्रैक्टिव होता है तो पढ़ने को मन करता है, चाहे नोट्स हो या कुछ भी। तो बंगाल के गवर्नर जनरल में पहले कौन आया, वारेन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस, फिर सर जॉन शोर। देखिए, मतलब जो जिसने छोटा है, ज़्यादा कार्य नहीं किए हैं, एक दो कार्य ही हैं, उसको को रिलेट करके हम यहीं याद कराने का प्रयास करेंगे। ये सर जॉन शोर, अब क्योंकि इसे शोर नहीं पसंद था तो इसलिए क्या किया, हस्तक्षेप की नीति। पहले मैसूर के प्रतिनिधि, लेकिन अवध को छोड़कर। अवध ही एक ऐसा, अवध को क्यों छोड़ा था, क्योंकि अवध ऐसा था कि अंग्रेजों के प्रति एक स्वामी भक्त था, जो कहते थे वो मान लेता था, वो तनिक भी विरोध नहीं करता था उसका। तो इसलिए सोचा कि अगर हम इसके शासन में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, इससे अच्छा हस्तक्षेप करते रहो। फिर क्या है, जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामी माना। अब शोर से हस्तक्षेप, ऐसे याद रख सकते हैं इसे। फिर आया वेलेजली, इसे हम आगे आपको याद करवाएंगे अच्छे से। सर जॉन बार्लो, इसने क्या हुआ कि हस्तक्षेप नीति का कड़ाई से पालन किया, जबकि मराठों के साथ शांतिपूर्ण नीति अपनाई, क्योंकि मराठा तो जानते ही हैं किसी के कब्जे में आने वाले नहीं थे, तो इसने सोचा शांति से ही उन्हें मिलाया जाए, हस्तक्षेप करके तो नहीं मिला सकते। फिर आया विलियम बेटिंग, फिर चार्ल्स मेटकाफ। देखिए, चार्ल्स मेटकाफ में मेट आ रहा है और यहाँ मुक्ति आ रहा है, मेट मुक्ति, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। फिर ऑकलैंड एकदम कह सकते हैं कि बकलैंड की तरह था, इसलिए क्या हुआ
इसे हम आगे आपको रिलेट करके आसानी से बताएंगे। देखिए एलन बरो। अब एलन बरो का मतलब क्या हुआ? बरो मीन्स बरी कर दिया दास्ता, किससे? दास्ता से। तो बरी कर दिया दास्ता से 1843 में अधिनियम 5 के तहत। और इसने क्या किया कि सिंध विलय किया। उस समय सेनापति नेपियर रेजिडेंट था, जो उस समय, सॉरी सेनापति नहीं, रेजिडेंट। तो इसने क्या हुआ? सिंध का विलय उसी के समय हुआ। फिर अगला कौन है? हार्डिंग। अब देखिए हार्डिंग ने क्या किया? नरबल प्रथा को समाप्त किया, जो कि खोंड जनजाति वहाँ पे बहुत, क्योंकि उस समय अंधविश्वास ज़्यादा था, तो बलि ये लोगों की बलि बहुत चढ़ाते थे। तो कैंपबेल जो उस समय सेनापति था, उसने इसे समाप्त करवाया। अब देखिए जब नर बलि क्या कहते हैं, कटाई अधिक होगी, काटेंगे अधिक नर को, तो हड्डियाँ भी अधिक होगी, इसलिए हड्डी, हार्डिंग में हड्डी जैसा शब्द आ रहा है, और नरबली नरबली में वहाँ हड्डी तो निकलेगी ही। तो इसी को रिलेट करके याद रख सकते हैं। और ये है डलहौजी अंतिम था। अब देखिए इसका हम इसी पर ध्यान देना करेंगे। अब देखिए, अब इसको याद करने का, देखिए वारेन हेस्टिंग। अब ये वार से हेट करता था, अब वार करेगा नहीं क्योंकि हेट करता था, तो इसने क्या किया कि द्वैध शासन प्रारंभ किया। मतलब देखिए आगे हम बता देंगे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर बना, और यह भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल भी इसे कर सकते हैं। देखिए तो इसने क्या किया कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, जो लॉर्ड क्लाइव ने प्रारंभ किया था, क्योंकि इसी वार से हेट था, तो इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और ये संधि अपनाने लगा। तो फैजाबाद की संधि से बनारस पर अधिकार कर लिया, और बनारस से की संधि से रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। और इसने न्यायिक सुधार किए। न्यायिक सुधार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिसके प्रथम जज एलिजा इंपे थे, चीफ जस्टिस। उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश थे, चिम्बर, लिमेस्टर और हाइट, इसलिए इसे न्यायिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। इसने भूमि सुधार के अंतर्गत क्या किया? राजस्व बोर्ड का गठन किया 1772 में, और क्या किया कि ददनी प्रथा को समाप्त किया। ददनी प्रथा क्या था कि ये भूमि एक तरह से किसानों को अग्रिम ऋण था, मतलब खेती किसानी करने के लिए उन्हें अग्रिम ऋण दिया जाता था कंपनी की तरफ से, तो उसने इसे समाप्त कर दिया। राजस्व बोर्ड के अंतर्गत इसने क्या किया? 5 वर्षीय और 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त किया। ये राजस्व बंदोबस्त का अर्थात एक व्यवस्था थी, 5 वर्ष की और 1 वर्ष की व्यवस्था को अपनाया था इसने। और इसने फिर कोषागार को भी हस्तांतरित किया, कहाँ से? मुर्शिदाबाद से कोलकाता, और यहीं पे टकसाल भी लगवाया। अगला इसका महत्वपूर्ण कार्य है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, क्योंकि इसका मानना था कि यदि भारतीयों पर दीर्घकालीन तक शासन करना है तो उनकी मानसिकता को समझना आवश्यक होगा। तो मानसिकता को तभी समझा जा सकता है जब उनके साहित्य को देखा जाए, और साहित्य सभी संस्कृत में थे उस समय, अंग्रेजों को संस्कृत आएगी नहीं, तो इसलिए उन्होंने संस्कृत साहित्यों का इंग्लिश में अनुवाद करवाना प्रारंभ किया, जिसमें पहला ग्रंथ जो था वो मनु स्मृत थी, उसे अ कोड ऑफ जेंटुलस के नाम से अनुवाद करवाया था 1776 में। बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से पुनः अनुवाद करवाया गया। दूसरा ग्रंथ था भगवद गीता, इसका इंग्लिश अनुवाद विल्किंस ने 1784 में किया था। अगला है विज्ञान शाकुंतलम, इसका इंग्लिश में अनुवाद वी जोन्स ने 1789 में किया था। अगला है हितोपदेश, जिसका अनुवाद विल्किंस ने किया था। अब इसके समय की और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम इसे।
देखिए, इसी के समय में कलकत्ता में फर्स्ट मदरसा 1781 में स्थापित किया गया था मुसलमानों की शिक्षा के लिए। दूसरा है जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1782 में। और अगला है मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन जो 26 लाख मिलती थी उसे भी समाप्त कर दिया। और अगला है भारत का फर्स्ट समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रशासन जेम्स ऑगस्टा हिस्की ने किया था इसी के समय में। अगला है इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। अगला है लगान, मतलब लगान की देखभाल के लिए भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद पर प्रथम भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ था। अगला है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में यह इस्तीफा देकर इंग्लैंड गया। तो इस पर क्या है कि बर्फ द्वारा महाभियोग लगाया गया और इसे क्या कहा गया, चूहा नेवला कहा, अन्याय का मुखिया भी कहा और एक झूठ बैलों का ठेकेदार भी बर्फ ने कहा इसे। और एक फर्क इसके संबंध में है कि मतलब भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया। अगला है इसमें सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग ऑफ फेस की नीति अपनाई थी। ये क्या थी कि इसके भीतर जो भी राज्य शामिल थे उसको मतलब सेना तो अंग्रेज की रहेगी लेकिन खर्चा जो है राज्य को देना पड़ेगा और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी दिया था। और अंतिम है इसके समय में इसने क्या हुआ कि नंद कुमार जो मुर्शिदाबाद का दीवान था इसने इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इसलिए इसने नंद कुमार को फर्जी मुकदमे में फंसाकर फांसी दिलवा दी थी। इसे न्यायिक हत्या भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए कॉर्नवालिस में कॉर्न आ रहा है कोड, कॉर्नवालिस कोड का इसने निर्माण किया था। देखिए कॉर्नवालिस भारत में आने से पहले इसने अंग्रेज़ों के सामने अपनी समिति के सामने कुछ शर्तें रखी थी कि अगर वो शर्तें मानी जाएंगी तभी मैं भारत का गवर्नर जनरल बनना स्वीकार करूँगा। इसकी दो शर्त ये थी कि गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति का भी पद देना होगा, क्योंकि जब सेनापति का पद होगा तो और अधिकार हाथ में हो जाएंगे। दूसरा है विशेष परिस्थिति में काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार। ये गवर्नर जनरल के अधीन काउंसिल परिषद होती थी तो उसके फैसलों को विशेष परिस्थिति में रद्द करने का भी अधिकार मांगा था। बाद में इन दोनों शर्तों को मानकर इसे भेजा गया तो इसने भारत में आकर महत्वपूर्ण कार्य किए। जो पहला कार्य था इसका कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता 1793 में बनाया। इसमें 48 नियमों का संकलन था जो सर जॉन बार्लो द्वारा तैयार की गई थी और यही सर जॉन बार्लो कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद कार्यकारी गवर्नर जनरल बना। यह कॉर्नवालिस कोड शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था जिसे मिलाकर एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया था जिसमें मुख्यतः 3 प्रावधान थे, प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व। प्रशासनिक में क्या था कि जिले में पुलिस थाना स्थापित करके उसमें ईसाई या दरोगा की नियुक्ति हुई। इसे कंपनी बहादुर की शान शौकत कहती थी। इसके बाद अब इन दरोगाओं की नियुक्ति योग्यता के आधार पर प्रारंभ हुई। दूसरा था पहले जो जिलाधिकारी को पहले सभी अधिकार दिया गया था लेकिन बाद में इसने न्यायिक शक्ति को अलग करके केवल राजस्व संग्रहकर्ता का अधिकार दिया। इसलिए इसने इसमें इतना सुधार किया कि इसे पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। वर्तमान में जो एसआई या दरोगा पद है इसी की देन है, इसलिए इसे पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है।
दूसरा है न्यायिक। इसने क्या किया कि जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके 4 भ्रमणशील प्रांतीय अदालतों की स्थापना किया। इसमें 3 बंगाल में थीं, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और ढाका, और एक पटना में। और अन्य कार्य है कि निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया। राजस्व प्रावधान के अंतर्गत इसने क्या किया, राजस्व सुधार के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, प्रारंभ किया। इसमें क्या हुआ कि जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक माना गया और जिसमें खरीदी बिक्री का भी अधिकार उन्हें दिया गया। देखिए ये तभी तक रहता जब तक उन्हें निश्चित रूप से लगान देते थे। और इससे क्या हुआ कि अंग्रेज लगान वसूली के झंझट से मुक्त हो गए और जमींदार भी अपने लाभ को बढ़ाने के लिए अच्छे मन से खेती करने लगे। अब देखिए इसमें लगान से मुक्त कैसे हो गए अंग्रेज, कि पहले क्या था, अंग्रेज़ों को मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसानों से टैक्स लेना पड़ता था, तो उनका लोगों से डायरेक्ट संबंध होता था, तो उन्हें कभी कभी किसानों के गुस्से को भी झेलना पड़ता था। अब जमींदार लोग किसानों से वसूल करके अंग्रेज को दे रहे हैं, तो अब उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से किसानों से संबंधित है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुई थी। इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। देखिए अब इसने जो योग्यता के आधार पर यहाँ नियुक्ति प्रारंभ की थी, उसे बाद में डलहौजी ने प्रतियोगिता परीक्षा में लेना प्रारंभ किया 1853 में। और यहाँ देखिए फिर इसके समय में संपूर्णानंद संस्कृत जो विश्वविद्यालय है 1791 में स्थापित हुआ इसी के समय में। और 1793 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में है, और की मृत्यु हुई है लेकिन समाधि केवल इसी की बनी हुई है। और इसे देखिए एक फैक्ट यहाँ भी है, प्रासंविधाबद्ध सिविल सेवा या कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन इसने ही किया था। और ये फैक्ट ये भी है, जब प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित फैक्ट यहाँ भी है कि भारत में फर्स्ट बार आयोजन 1923 से प्रारंभ हुआ प्रतियोगी परीक्षा का। पहले केवल इंग्लैंड में होता था, तो 1923 से भारत और इंग्लैंड दोनों स्थान पर होने लगा, जिसमें प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जब असम कलेक्टर थे उस समय निलंबित कर दिया गया था। और अरविंद घोष जब घुड़सवारी परीक्षा में फेल हो गए थे। और सुभाष चंद्र बोस परीक्षा पास किए थे लेकिन बाद में त्याग पत्र दे दिए थे। देखिए अब है लॉर्ड वेलेजली। देखिए वेलेजली में जली आ रहा है, अब जले में सहायता। जब कोई भी जलता है या कहीं भी आग लगती है तो आपके मित्र और शत्रु दोनों सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो जली से सहायता ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, यही महत्वपूर्ण इसका कार्य है। देखिए जब कोई भी गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है तो इसके कुछ उद्देश्य होते हैं कि किस लिए इसे भेजा जा रहा है, इसे क्या क्या करना है। तो इसका उद्देश्य था कंपनी के शासन को विस्तार करना और फ्रांसीसी कंपनी जो उस समय थी उसके विस्तार को समाप्त करना या कम करना। इसलिए इसने सरजान शोर की हस्तक्षेप नीति को त्याग करके हस्तक्षेप नीति अपनाई, क्योंकि अगर विस्तार करना है तो बिना हस्तक्षेप किए विस्तार होगा नहीं। इसलिए भारतीय राजाओं को अपने साथ करने के लिए सहायक संधि प्रारंभ किया, क्योंकि जानता था कि सहायक संधि करेंगे तभी होगा, और जब लड़के या मार पीट करके करेंगे तो विस्तार नहीं हो पाएगा। तो एक सहायक संधि की 2 शर्तें थी। पहला, भारतीय राजाओं की वैदेशिक नीति अंग्रेजों के अधीन होगी, और दूसरा राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जब विदेशी नीति आ जाएगी अंग्रेजों के हाथ में तो कोई बाहरी समझौता करेंगे नहीं, बस जो है वैसे चलता रहेगा।
लेकिन जब विदेशी नीति आएगी तो कुछ उसका आंतरिक प्रभाव तो पड़ेगा ही, आंतरिक मतभेद और आंतरिक विद्रोह प्रारंभ हो जाएगा। जो भी भारतीय इन शर्तों को स्वीकार करते थे अब उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो इसने दो लाभ दिए। राजाओं की वह आक्रमण से सुरक्षा अंग्रेज सेना करेगी, और कंपनी का एक रेजिडेंट राजा की सभा में होगा। रेजिडेंट क्या था कि राजा की सभा में रहकर कंपनी के खिलाफ होने वाले प्रमुख षड्यंत्रों की जानकारी लेता था, या और राज्य में क्या चल रहा है, राजा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन सब की जानकारी कंपनी को देता था। अब एक सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य ये हैं। सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था 1798 में, फिर मैसूर 1799 में, फिर तंजौर 1799 में, फिर अवध 1801 में, फिर पेशवा 1802 में, फिर शाहजी भोंसले 1803 में, फिर सिंधिया 1804 में। अब देखिए इसे क्रम पूछता है एग्जाम में, तो इसे याद रखने का जो है इसे यह चमटी A1, यह चमटी घड़ी A1 की होती है, ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। और देखिए और क्योंकि 1803 में लॉर्ड लेक को भेजकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये लोग सहायक संधि पे हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, और आराम से ही फिर कब्जा कर लिया गया दिल्ली और आगरा पर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया था, भैया हम संधि नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए सुरक्षा। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय जब टीपू जब नेपोलियन से मिला तो वह टीपू की सहायता का आश्वासन दिया। यह सूचना बेलेजली को जब मिल गई तो इसने, क्योंकि नेपोलियन को जानता था, इसलिए यह नेपोलियन से भयभीत होकर इसने भी अपना एक प्रतिनिधि फारस के शाह के पास मेहदी अली को भेजा, नेपोलियन से सुरक्षा की प्रार्थना की। बाद में इसने क्या हुआ कि मैसूर पर आक्रमण करके टीपू की मृत्यु हो गई थी। फिर वहाँ के एक वाडियार वंश का एक शासक था, उसे राजा बनाकर सर्वा अंग्रेज ही शासन करने लगे थे। 1801 में प्रेसिडेंसी की स्थापना इसी के समय में हुई थी। अब देखिए अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई। नागरिक सेवा ICS में भर्ती युवकों के प्रशिक्षण के लिए, इधर जो ये था ना क्या कहते हैं, ये नागरिक सेवा ICS के एग्ज़ाम, तो इसमें जो पास होते थे उनके प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे एक कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1805 में इसे पास बुला लिया गया था, मतलब वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था। फिर कॉर्नवालिस जब 3 माह के लिए पुनः आया तो वह वेलेजली की स्काई प्रणाली को देख कर काफ़ी नाखुश हुआ, क्योंकि कॉर्नवालिस क्या था, हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला था, और इसने तो हस्तक्षेप की नीति अपनाकर सब कुछ बदल दिया था, तो इसलिए उसे काफ़ी दुख हुआ। देखिए अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए हेस्टिंग्स में टंग्स आ रहा है, और टंग्स की क्या हमको गोली दवा उसी से खाते हैं, टंग्स गोली या दवा। इसने क्या हुआ, भारत में हस्तक्षेप की नीति आकर ब्रिटिश प्रभुसत्ता इसी के समय स्थापित हुई, क्योंकि हस्तक्षेप नीति त्याग दिया तो अब हस्तक्षेप अधिक हो गया, तो इसलिए इसने क्या किया कि पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16, और यह कैसे समाप्त हुआ, संगोली की संधि से। इसमें क्या हुआ, नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल आदि सभी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और दूसरा है पिंडारियों का दमन। इसके नेता करीम खां और चीतू था, और इसने मराठा शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, पेशवाओं का पद समाप्त कर दिया। अंतिम पेशवा जो था
उसे कानपुर भेज दिया था। और अगला है टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 बंगाल में। देखिए ये क्या था, रैयत या किसान, जिसे किसान भी रैयत या किसान मतलब रैयत को किसान भी कहा जाता था, अपने हिस्से की निश्चित राशि किराए के रूप में देता रहेगा तो उसे विस्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब एक निश्चित टैक्स देता रहेगा तो उसे जमीन का जो मालिकाना हक है वो छीना नहीं जाएगा। लेकिन असामान्य परिस्थिति को छोड़कर लगान भी नहीं बढ़ाएंगे। और इसमें यह भी हुआ कि असामान्य परिस्थिति को यदि छोड़ दिया जाए तो उसमें लगान नहीं बढ़ाएगा। जैसे अकाल वगैरह हो गया तो उसमें नहीं बढ़ेगी। एल्फिंस्टन ने इसी समय मुंबई में महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। लगान वसूलने की जिम्मेदारी, इसमें क्या होता था, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी में लगान वसूलने की जिम्मेदारी नंबरदार, जैसे गांव में बहुत लोग आज भी सुनते होंगे नंबरदार, जिसे प्रधान या सरपंच को सौंपी गई थी। इसके संबंध में यह महत्वपूर्ण है। अब अगला है विलियम बेटिंग। देखिए बेटिंग में क्या आ रहा है, बेटी कन्या अर्थात लड़कियां। तो इसने क्या किया कि बाल विवाह उस समय लड़कियों का अधिक किया जाता था। शिशु हत्या, कोई भी बच्ची जब जन्म लेती थी तो उसे उसकी हत्या कर दी जाती थी, उसे मार दिया जाता था। तो इसने बेटियों को संरक्षण के लिए इसने प्रमुख सामाजिक कार्य किए। ऐसे कोरिलेट करके याद कर रख सकते हैं। बेटी अर्थात बेटियों का इसने बाल विवाह रुकवाया, शिशु हत्या बंद करवाया। देखिए क्योंकि जब मद्रास का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उस समय अंधविश्वास और कुरीतियों का प्रबल बहुत ज़्यादा हो रही थी उस समय, और यह कुरीतियों का प्रमुख शत्रु था। इसने पहले उन्हीं को समाप्त करने का प्रयास किया। तो जो प्रमुख रूप से हैं, जैसे सामाजिक सुधार के अंतर्गत सती प्रथा को 1829 में धारा 17 के अधीन समाप्त किया, केवल बंगाल में उस समय। फिर क्या हुआ कि 1830 में मुंबई मद्रास में भी लागू हुआ। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया 1830 में, क्योंकि उस समय बाल विवाह होता था। कैसे को रिलेट करिएगा तो ठग उस समय बहुत होता था हर प्रकार से। मानव बलि प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया, जिसे हार्डिंग ने समाप्त किया था, लेकिन जब कहीं कहीं हो रही तो इसने पूर्णतः समाप्त कर दिया था। इससे शिशुवध प्रथा भी समय, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शांति और सुधारों का काल, क्योंकि इसने बहुत से सामाजिक कार्य किए। और इसके समय में दूसरा अन्य महत्वपूर्ण घटना है बिल्लौर सैनिकों का बिल्लौर में 1806 में धार्मिक सैनिकों का विद्रोह, जिसमें तिलक या कुंडल पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सैनिकों को। और महत्वपूर्ण कार्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको उसकी संपत्ति से बेदखल पहले क्या दिया जाता था, तो इसे इसने समाप्त कर दिया गया था। और यह मतलब धर्म परिवर्तन कब अधिक प्रारंभ हुआ, 1813 का जब एक्ट आया था उसमें मिशनरी भी अधिक आए थे, ईसाई मिशनरी। उन्होंने स्थानीय लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना प्रारंभ किया। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने नियम बना दिया कि अगर आप अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म या अन्य धर्म में ग्रहण करोगे तो आपको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। तो इसे इसने समाप्त कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए इसने राजनीतिक सुधार के अंतर्गत क्या किया कि भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर प्रारंभ किया, जबकि कॉर्नवालिस केवल नौकरी का पक्षधर था, न कि उच्च पद का। इसने उच्च पदों पर भी भारतीयों की नियुक्ति प्रारंभ करवाई। और यह साम्राज्यवादी सोच का था, साम्राज्यवादी, इसलिए साम्राज्य अपना बढ़ाया। मैसूर को भी शामिल कर लिया, जयंती कछार
को भी अपने अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया और आगरा को प्रांत बनाकर एक सुप्रीम कोर्ट जैसा शासन को अच्छे से चलाने के लिए वहाँ स्थापित किया। अगला है आर्थिक सुधार। इसने इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की और सदर अदालत, दीवानी राजस्व जो था और फौजदार कमिश्नरी, जैसे आज आप सुनते हैं ना कमिश्नरी व्यवस्था, तो उस समय यही व्यवस्था थी। और न्यायिक सुधार के अंतर्गत क्या किया कि न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग हो, तभी अच्छे से कार्य होगा। जब प्रादेशिक भाषा में कार्य होगा तो। और इसके समय क्या हुआ कि मैकाले जो था आधुनिक कानून का जन्मदाता इसे कहा जाता है और इसे भारतीय मनु भी कहा जाता है। इसने एक स्मरण पत्र बनाया। बैटिंग के जब विलियम बैटिंग अंतिम समय में था तो उस समय मैकाले ने स्मरण पत्र बनाकर दिया। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ताकि जो एक सामंजस्य है शासन प्रशासन का वो स्थापित हो सके। इसके बाद आता है ऑकलैंड इसके समय में भारत में, क्योंकि सब सही ही था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो इसने क्या सोचा कि भारत में सब सही है तो थोड़ा भारत से बाहर हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया जाए। तो इसने क्या किया कि अफगान शासक शाह को भगोड़ा साबित कर दिया, लेकिन यह स्वयं भगोड़ा था, क्योंकि यहाँ भारत में सब अच्छे से चल रहा था। यहाँ जान रहा था कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, इसलिए इसने जो कमज़ोर शासक थे भारत के, वहाँ पर इसने जाके हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। इसलिए इसने सोचा कि अकेले तो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए साथ में रणजीत सिंह के साथ जाकर वहाँ संधि की, अमृतसर संधि 1838 में। और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो अब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो फिर अब यहाँ भी अब इसने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इसी के समय में ब्लैक एक्ट आया, जो काले और गोरे भेद को समाप्त करने के लिए आया था। भारतीय विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने के लिए और छात्रवृत्ति की सहायता प्रारंभ किया। इसने तीर्थ यात्रा और दुर्गा पूजा पर टैक्स जो लगता था पहले, उसे समाप्त कर दिया था। अभी इसका अंतिम समय था, तो इसने सोचा कि कुछ अच्छा कार्य किया जाए, तो इसलिए इसने ये अब अच्छे कार्य इसने प्रारंभ किए। प्राथमिक शिक्षा प्रादेशिक भाषा में हो और नहरों का भी निर्माण करवाना प्रारंभ किया, तो ये इसके कुछ अच्छे कार्य थे। अब इसके बाद कौन आया? एलन बरो, जैसे मैं बताया था आपको पहले ही, बरो से बरी कर दिया, दास्ता से मुक्त कर दिया। इसने क्या किया कि ग्वालियर के जो राजा दौलत राव सिंधिया थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी निसंतान थी, इसलिए उसने गोद लिया था एक बच्चे को। तो उसने कहा गोद नहीं मानेंगे हम, और इसका राज्य छीन कर अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। देखिए ये है। चलो जी, क्लास तो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसलिए अगला फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज तक के लिए आज इतना ही, अब अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।